साल 2019 एक तबाह हो चुकी पृथ्वी पर थैनोस एक पहाड़ी के ऊपर ढलते हुए सूरज को गौर से देख रहा था। हाथों में 6 इन्फिनिटी स्टोन्स लिए ये वही थैनोस था जो अपने मकसद में कामयाब हो चुका था और आधी दुनिया को एक चुटकी बजाते ही खत्म कर चुका था। ब्रह्मांड का सबसे ताकतवर कॉस्मिक बीइंग। मगर तभी उसने दूर किसी को खड़ा हुआ देखा, एक ऐसी एंटिटी जिसके ऑरा में ना तो किसी तरह का डर दिख रहा था ना ही बेचैनी। थैनोस ने सोचा कि जब पूरा ब्रह्मांड मुझसे डरता है तो आखिर ये कौन है जो दूर खड़ा हुआ है, ना मुझसे भाग रहा है और ना ही मेरी तरफ देख रहा है। थैनोस उस शख्स की तरफ चलने लगा। उसके लहराते हुए क्लॉक को देखकर थैनोस ने उससे कहा, अब तुम कौन हो जो ना मुझसे जंग लड़ने आया है ना ही तुम्हें मेरा किसी तरह का खौफ है। अगर अपनी जान प्यारी है तो अभी यहाँ से भाग जाओ, वरना मौत की भीख मांगने का भी मौका नहीं मिलेगा। थैनोस उस शख्स के काफी ज्यादा करीब आ चुका था और वो अपने इन्फिनिटी स्टोन्स से उस पर हमला करने ही वाला था कि तभी उस शख्सियत ने थैनोस का गला पकड़ लिया और एक ही झटके में उसकी रीढ़ की हड्डी उसके शरीर से निकाल कर पूरी तरह अलग कर दी। थैनोस जो पूरे ब्रह्मांड में मौजूद सारे सुपर हीरोज को हरा चुका था, वो आज हड्डियों का ढांचा बन गया। वो इन्फिनिटी स्टोन्स जिनके सामने दुनिया ने घुटने टेक दिए थे, आज इस दुनिया में उनकी कोई वैल्यू नहीं है। ये शख्स जिसने थैनोस को सांस लेने से पहले एक झटके में मार डाला, ये कोई और नहीं, ये था मौत का सौदागर डॉक्टर डूम। अभी मैंने आपको जो बताया वो सुनने में काफी ज्यादा इमेजिनरी लग रहा होगा, पर यकीन मानो थैनोस की डॉक्टर डूम के सामने कोई औकात नहीं थी और ये जो कुछ भी हुआ वो रियल में डॉक्टर डूम थैनोस के साथ कर चुका है। डॉक्टर डूम जिसका किरदार अगली एवेंजर्स फिल्म में हमारे चहेते आयरन मैन मतलब रॉबर्ट डाउनी जूनियर प्ले कर रहे हैं, उसने मल्टीवर्स को तबाह करके नए ब्रह्मांडों को दोबारा बनाया है और उसके बाद एक साथ अलग अलग ब्रह्मांड के सुपर हीरोज को अकेले ही हरा दिया है। आपको जो एवेंजर्स बहुत ज्यादा पावरफुल लगते हैं ना, वो सारे के सारे एक साथ भी आ जाएं तो भी डॉक्टर डूम के सामने वो कुछ मायने नहीं रखते। तो आखिर कौन है ये डॉक्टर डूम, कहां से आया है और कहां से मिली है उसको ऐसी ताकत है जिसके सामने हर कोई घुटने टेक देता है, और आखिर क्यों वो हमेशा अपना चेहरा मास्क के पीछे छिपा कर रखता है। और सबसे बड़ा सवाल तो आखिर एवेंजर्स के पास ऐसा है क्या जिसके चक्कर में डॉक्टर डूम उन सब के पीछे पड़ा हुआ है। तो हो जाओ तैयार, क्योंकि आज हम चलने वाले हैं मार्वल की दुनिया में जानने एवेंजर्स डूम्सडे के सारे राज आज के फाड़ू वीडियो में। But this time, the ending isn't running from me. He's right. ये कहानी शुरू होती है आज से कई साल पहले। लाटवेरिया नाम के छोटे से यूरोपियन देश में एक बच्चे का जन्म हुआ जिसका नाम था विक्टर वर्नर वॉन डूम। विक्टर के जो पिता थे वर्नर, वो साइंस में और मेडिकोलॉजी में बहुत एक्सपर्ट थे और विक्टर की माँ सिंथिया कोई आम औरत नहीं थी, वो एक विच थी, एक असली जादूगरनी जो काला जादू जानती थी। उस समय लेटवेरिया का राजा था बोरॉन व्लादिमीर फॉर्चुनोव, जो अपनी जनता पर बड़े जुल्म करता था और सिंथिया अपने काले जादू से कई बार जनता की रक्षा कर चुकी थी। अभी जो बैरन नाम का राजा था ना, इसके अत्याचार दिन प्रतिदिन बढ़ते जा रहे थे और सिंथिया ये बात बहुत अच्छे से जानती थी कि वो एक अकेली अपने काले जादू की ताकत के दम पर बैरन को ज्यादा लंबे समय तक रोक नहीं पाएगी और इसीलिए उसने आह्वान किया, बोले तो बुलाया नरक के राजा को जिसका नाम था मैफिस्टो, और फिर अपनी आत्मा का सौदा किया। अपनी आत्मा के बदले उसने ऐसी ताकत मानी जिसके दम पे वो सबको हरा सके। अब मैफिस्टो ने जो उसको ताकत दी वो इतनी ज्यादा पावरफुल थी कि सिंथिया उसे संभाल ही नहीं पाई। जब उसने बैरन के गार्ड्स पर अपनी शक्तियों का इस्तेमाल करके हमला किया तो वो इतना ज्यादा पावरफुल हो गया कि उस हमले की ताकत की वजह से अनजाने में गांव के सारे बच्चे मारे गए। जब उसने ये नजारा देखा कि उसकी वजह से इतने मासूम बच्चों की जान चली गई तो उसने इस लड़ाई को छोड़ दिया और इस मौके का फायदा उठाकर बैरन के एक गार्ड ने धोखे से सिंथिया की जान ले ली। लेकिन चूंकि सिंथिया ने अपनी आत्मा मैफिस्टो को बेच दी थी, इसलिए सिंथिया अनंत काल के लिए अब नरक में उसके द्वारा टॉर्चर की जाने लगी और ये सारी चीजें छोटे विक्टर को
पता थी। अपनी माँ को उसने राजा के गार्ड्स के हाथों मरते देखा था और इसी वजह से उसके दिल में बदले की आग जल रही थी। लेकिन ये उसके दुखों का अंत नहीं था, बल्कि एक शुरुआत थी। अब जो राजा बैरन था ना, उसकी पत्नी को कुछ दिन बाद एक बड़ी लाइलाज बीमारी हो गई और बैरन के हिसाब से विक्टर के पिता बर्नर ही उसका इलाज कर सकते थे। लेकिन अपनी लाख कोशिशों के बावजूद भी बर्नर उस रानी को मतलब बैरन की पत्नी को बचा नहीं पाए और बैरन को ऐसा लगने लगा कि शायद विक्टर के पिता ने ये काम जानबूझकर किया है। बैरन ने विक्टर के पिता को एक हत्यारे की तरह ट्रीट किया और उसको फांसी की सजा सुना दी। मुझे तो ये समझ में नहीं आ रहा कि आखिर बर्नर बैरन की पत्नी का इलाज करने गया ही क्यों। अब एक बेवकूफी बर्नर तो कर चुका था, लेकिन उसने दूसरी बेवकूफी नहीं की। वो राजा के हाथ आया ही नहीं। वो अपने बेटे को लेकर उस राज्य से भाग गया। दोनों बर्फबारी के बीच पहाड़ी पर बनी एक छोटी सी गुफा में जाकर छिपके सो गए। अगली सुबह जब विक्टर की आंख खुली तो उसने देखा उसके पिता जागे नहीं हैं और जब उसने अपने पिता को जगाने की कोशिश की तो वो समझ गया कि उसके पिता की आंखें न खोलने की एक ही वजह है, वो इस दुनिया को छोड़कर जा चुके हैं। अब विक्टर की सांसें थम चुकी थी क्योंकि बैरन की वजह से उसने अपने माँ और बाप दोनों को खो दिया था और इसी पल उसका बचपन मर गया। वो वापस अपने कबीले में आया, अपने घर में रहने लगा और अपनी माँ की किताबों को पढ़ने लगा, जिनमें से उसने काला जादू सीखना शुरू किया। उसने दुनिया भर के सारे जादू सीख लिए और चूंकि वो ये बात जानता था कि उसकी माँ की आत्मा नर्क में कैद है, यातनाएं सह रही है, तो उसने अपनी शक्तियों का इस्तेमाल करके अपनी माँ की आत्मा को नर्क की यातनाओं से आजाद कराने की बड़ी कोशिश की, लेकिन हर बार वो असफल हो जाता था। और इतनी बार नाकामयाब होने के बाद उसको ये समझ में आ गया कि केवल जादू से काम नहीं चलेगा, अब उसे विज्ञान की मदद लेनी पड़ेगी, क्योंकि इन दोनों चीजों को मिलाकर कुछ ऐसा बनाया जा सकता है जो इस इम्पॉसिबल काम को पॉसिबल बना दे। इसके बाद विक्टर ने साइंस पढ़ना शुरू की। वो बहुत सारे एक्सपेरिमेंट करता था, उसने काफी कुछ बनाया और इसको नोटिस करते हुए उसे हैगमैन यूनिवर्सिटी से स्कॉलरशिप मिल गई, जहां उसकी मुलाकात हुई रीड रिचर्ड से। यूनिवर्सिटी में पढ़ते हुए उसने एक ऐसी मशीन बनाई जिससे वो नर्क में ट्रैवल कर सकता था। लेकिन जब उसकी इस मशीन की कैलकुलेशन पर रीड रिसर्च ने गौर किया तो उसने विक्टर को बताया कि उसकी कैलकुलेशन गलत है। लेकिन चूंकि विक्टर को था अपनी ज्ञान के ऊपर बहुत ज्यादा अहंकार, इसलिए उसने इस बात पर ध्यान नहीं दिया। उसने रीड की बात नहीं सुनी और अपने द्वारा बनाई गई वो मशीन उसने पहन ली। वो नर्क में जाने के लिए तैयार था, लेकिन जैसे ही उसने इस मशीन को स्टार्ट किया एक बड़ा सा ब्लास्ट हुआ और सब कुछ तबाह हो गया। अगले दिन जब विक्टर की इस धमाके के बाद आंख खुली तो उसने पाया कि वो तो हॉस्पिटल में है और उसका पूरा चेहरा जल चुका है उस ब्लास्ट की वजह से, जो कि पिछले दिन हुआ था। और कैंपस में इस तरीके के इल्लीगल और खतरनाक एक्सपेरिमेंट करने की वजह से उसे कैंपस से भी निकाल दिया गया था। लेकिन चूंकि वो तो अपने अहंकार में अंधा था, विक्टर ने सोचा कि ये मेरी गलती नहीं है, ये रीड की गलती है। उसने ही मेरी मशीन की कैलकुलेशन में कोई छेड़छाड़ करी है जिसकी वजह से धमाका हुआ और वो रीड को अपना दुश्मन मानने लगा। वो सोचने लगा कि अब रीड से बदला कैसे लिया जाए। कुछ दिनों के बाद जब विक्टर ठीक हो गया तो बिना किसी को सफाई दिए या बिना किसी को बताए वो हॉस्पिटल से कहीं गायब सा हो गया। वो जा चुका था हिमालय पर। वो अकेला हिमालय पर चढ़ता जा रहा था और एक पॉइंट ऐसा आया जहां पर वो बेहोश होकर बर्फ में गिर गया। तब उसे वहां कुछ टिबेटियन मॉन्क्स ने खोजा और वो उसे लेकर गए अपनी मॉनेस्ट्री। वहां पहुंचकर विक्टर ने उनके लड़ने के तौर तरीकों को देखा और उसे सीखने में रुचि दिखाई। इसके बाद विक्टर ने उन मॉन्क्स के बीच ट्रेनिंग ली और अपनी लगन के दम पर वो बन गया उन सब में सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग मार्शल आर्ट फाइटर। इसी मॉनेस्ट्री में उसने मिस्टिकल आर्ट और जादुई मटेरियल्स के इस्तेमाल करके अपने लिए एक आर्मर और मास्क भी बनाया जिसे दुनिया में कुछ भी ना भेद सके, और इस तरह उसके पास आया एक इंडिस्ट्रक्टिबल सूट। विक्टर इतना ज्यादा पावरफुल हो चुका था कि वो एनर्जी को भी मैनिपुलेट कर सकता था, उड़ सकता था, फोर्स फील्ड प्रोजेक्ट करवा सकता था, यहाँ तक कि एक इशारे पर बिना किसी इन्फिनिटी स्टोन के ही रियलिटी और टाइम को बेंड कर सकता था। इस दुनिया में तो क्या मल्टीवर्स में ऐसा कोई काम ही नहीं बचा था जो कि डूम ना कर सके। अब जब सब कुछ सेट हो गया, सब कुछ विक्टर ने सीख लिया, सब कुछ बना लिया, तो अब उसके पास करने के लिए कुछ बचा नहीं। तो वो निकल पड़ा अपने असली मिशन पर और उसके मिशन की शुरुआत हुई माँ बाप की मौत का बदला लेने से। वो लाटवेरिया गया, उसने राजा से कहा कि तुम नीचे आ जाओ, मुझे बस तुमसे बात करनी है, कोई मारकाट नहीं होगी। राजा ने सोचा एक शख्स से क्या डरना। राजा थोड़ा ओवर कॉन्फिडेंस में भी था तो वो नीचे चला गया डूम के सामने और विक्टर ने मतलब डूम ने बैरन की मतलब उस राजा की गर्दन को एक सेकंड में पकड़ा और खट से तोड़ दिया।
किसी को कुछ सोचने का मौका ही नहीं मिला। सैनिक देखते ही रह गए कि कुछ चुटकियों में, मतलब कुछ सेकंड्स में उनका राजा ढेर बनकर जमीन पर गिर गया। इस घटना के बाद उसने लैटवेरिया का राजा खुद को घोषित कर लिया और ये ऐलान करवाया कि जनता अब उसको डॉक्टर डूम के नाम से जानेगी, ना कि विक्टर के नाम से। ये एक ऐसा शख्स था जिसे जादू, विज्ञान, हैंड टू हैंड कॉम्बैट तीनों का सबसे ज्यादा ज्ञान था। लेकिन आखिर अब डॉक्टर डूम को ऐसा क्या चाहिए जो वो एवेंजर्स के पीछे पड़ गया। देखो, अभी तक जो कॉमिक्स में हुआ ना, हो सकता है सेम टू सेम वैसा ही मूवी में भी हो, बट बहुत सारे लोगों को पता ही नहीं है कि कॉमिक्स में हुआ क्या था। देखो, जैसे थैनोस का एक मकसद था कि वो रिसोर्सेस को बचाने के लिए आधी जनसंख्या को खत्म करना चाहता था, तो एवेंजर्स डूम्सडे में सबसे बड़ा सवाल तो यही है कि आखिर डॉक्टर डूम का मकसद क्या है, क्यों वो अलग अलग टाइमलाइन में जाकर लोगों को खत्म करना चाहता है। वेल, इसका आंसर बिल्कुल थैनोस जैसा ही है। टेक्निकली वो भी बैलेंस क्रिएट करना चाहता है। जब भी कोई व्यक्ति एक टाइमलाइन से दूसरे टाइमलाइन में जाता है या फिर कोई टाइम ट्रेवल करके अतीत में घटी घटनाओं को बदलने की कोशिश करता है, तो इसकी वजह से पूरे मल्टीवर्स में हलचल मच जाती है और शुरुआत होती है इनकर्शंस की। इनकर्शंस बेसिकली कुछ ऐसे इवेंट होते हैं जहां टाइमलाइन यूनिवर्स में छोटी सी छेड़छाड़ की वजह से दो ब्रह्मांड आपस में टकराने लगते हैं और अगर इनको रोकना है तो किसी एक ब्रह्मांड की पृथ्वी को खत्म करना ही पड़ेगा। अभी तक डॉक्टर डूम्स के 4 टीजर आ चुके हैं जिनमें 4 अलग अलग कैरेक्टर्स पर फोकस किया गया है और बीते सभी इवेंट्स में अगर आप गौर करो तो इन चारों ने कुछ ऐसी घटना को अंजाम दिया है जो एक्चुअली में नहीं होनी चाहिए थी। पहले टीजर में हम स्टीव रॉजर को उसकी बेटी के साथ देखते हैं, लेकिन स्टीव रॉजर तो बर्फ में दबने की वजह से कभी शादीशुदा, बीवी बच्चे वाला हो ही नहीं पाया था। इसका मतलब एक्चुअल टाइमलाइन के हिसाब से ये बेटी एग्जिस्ट नहीं करनी चाहिए थी। दूसरे टीजर में हमने देखा थॉर की बेटी लव को, जो ओरिजिनली गॉर की बेटी थी और वो मर चुकी थी, लेकिन फिर इटर्निटी ने उसको जिंदा किया। मतलब एक और ऐसी बच्ची जिसको एग्जिस्ट नहीं करना चाहिए था। एक्समैन की पुरानी फिल्मों में वुल्वरीन ने टाइम में पीछे जाकर कई बदलाव किए हैं जिससे भविष्य बदल गया था और आखिरी टीजर में हम देखते हैं फैंटास्टिक फोर को वकांडा में आते हुए, जबकि ये दोनों तो अलग अलग ब्रह्मांड में मौजूद हैं। एक ब्रह्मांड दूसरे ब्रह्मांड के लोगों से मिल रहे हैं, कियोस क्रिएट हो रहा है। ऐसे लोग जिन्हें आपस में कभी एक दूसरे के बारे में पता भी नहीं होना चाहिए, वो एक दूसरे के पास आ रहे हैं। तो शायद इसी सारे इम्बैलेंस को खत्म करने के लिए आ रहा है डॉक्टर डूम। लेकिन डॉक्टर डूम ही आयरन मैन है जैसे कि गंगाधरी शक्तिमान है। ये सवाल तुम्हारे दिमाग में जरूर आया होगा कि आखिर आयरन मैन का रोल प्ले करने वाला सेम बंदा डॉक्टर डूम क्यों बनाया गया। तो ये जो डॉक्टर डूम है ना, ये टोनी स्टार्क का एक अलग वेरिएंट है किसी अलग यूनिवर्स से, जो अपनी शांत जिंदगी जी रहा था अपने ब्रह्मांड में अपने बीवी बच्चों के साथ। लेकिन ये जो एवेंजर्स ने अलग अलग यूनिवर्स में जाकर जो केओस क्रिएट किया है, जो टाइमलाइंस में चेंजेस किए हैं, मरे हुओं को जिंदा किया है, उसकी वजह से इसका ब्रह्मांड तबाह हो गया, इसकी जिंदगी में उथल पुथल मच गई और अब ये उस उथल पुथल का बदला लेना चाहता है एवेंजर्स से। और ये जो कुछ भी हुआ है ना, उसको रोकने का या फिर रिवर्स करने का एक ही तरीका है, पूरे मल्टीवर्स को ही खत्म कर दो और एक नया ब्रह्मांड बनाओ जिसमें सारे वेरिएंट्स रहेंगे जो सर्वाइव कर सकते हैं और इन सब पर शासन करेगा डूम। हालांकि मूवी में तुमको मास्क के पीछे डॉक्टर डूम का जला हुआ चेहरा नहीं दिखाया जाएगा, क्योंकि अगर यही करना होता तो रॉबर्ट डॉनी जूनियर को इतना पैसा देके मार्वल वाले फिल्म में कास्ट ही क्यों करते। तो शायद मूवी में वो जले वाले चेहरे की थ्योरी को हटा दिया जाएगा। अब डॉक्टर डूम ये जो नया मल्टीवर्स या कहीं नया ब्रह्मांड क्रिएट कर रहा है ना, इसका नाम होगा बैटल वर्ल्ड और इस ब्रह्मांड के केवल 2 ही नियम होंगे, सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट एंड डूम शुड ऑलवेज एंड ओनली बी वर्शिप्ड। मतलब सारे सुपर हीरोज होंगे एक ही ब्रह्मांड में, आपस में लड़ेंगे और जो बेस्ट होगा वो बचेगा और जो बेस्ट होगा वो पूजा करेगा या कहें तो गुलामी करेगा डूम की। और ये जो वॉर्स होंगे सुपर हीरोज के बीच में, ये होंगे सीक्रेट वॉर्स। तो बेसिकली देखो 2015 के टाइम में मार्वल का जो यूनिवर्स था ना, कॉमिक्स वाले यूनिवर्स, उसमें बहुत सारे मल्टीवर्स चल रहे थे, अलग अलग कहानियां चल रही थी और बड़ी कंफ्यूजन सी हो रही थी। तो ये सब कुछ जो कचरा मचा हुआ था ना, इतने सारे सुपर हीरोज, इतने सारे यूनिवर्स, इतने सारे ब्रह्मांड, इन सबको खत्म करके एक सॉफ्ट रिबूट की जरूरत थी ताकि आगे चल के केवल वही कैरेक्टर्स बचे जिनकी जरूरत है और बाकी ये जो भी आलतू फालतू के है ना, उन सबको हटा दिया जाए। अब आज की डेट में मार्वल मूवीज में भी ढेर सारे यूनिवर्स हैं, जैसे पुराना एक्समैन यूनिवर्स, पुरानी मूवीज जो बनी थी उनके अलग यूनिवर्स, स्पाइडरमैन के 4 यूनिवर्स चल रहे हैं, नई नई कहानियां आती रहती है, नए नए यूनिवर्स बनते जाते हैं, अलग अलग सुपर हीरोज के अलग अलग वेरिएशंस अलग अलग ब्रह्मांडों में एग्जिस्ट करते हैं। तो ये सारी चीजें अब खत्म होंगी। देखो एक्चुअली में क्या होगा ये तो मूवी देखकर ही पता चलेगा, लेकिन मूवी देखने से पहले ये तो पता होना ही चाहिए कि आखिर डूम की बैक स्टोरी क्या है और आखिर उसका मकसद क्या है। और इस वीडियो को देखकर तो आई थिंक तुम्हें क्लियर हो ही चुका होगा कि आने वाली मूवीज में मार्वल करना क्या चाह रहा है। बेसिकली होने वाली
वाली है साफ सफाई। एनीवेज पॉसिबिलिटीज तो एंडलेस हैं। क्या पता ये लोग साफ सफाई करने के बजाय और 2-4 यूनिवर्स को इंट्रोड्यूस कर दें। खैर जो होगा देखा जाएगा, क्योंकि कहानी किसी भी यूनिवर्स की हो, देखना तो हमें इसी यूनिवर्स में है। ठीक वैसे ही जैसे इसी यूनिवर्स और इसी अर्थ पर बैठकर तुम देख रहे हो गौरव भाई के वीडियो। सो दैट्स इट फॉर टुडे। वीडियो खत्म होता है। वीडियो अगर अच्छा लगा है, मजा आया देखने में, तो वीडियो को लाइक कर देना, नहीं हो तो सब्सक्राइब कर देना और कमेंट करके जरूर बताना कि तुम्हारा पर्सनली सबसे फेवरेट सुपर हीरो कौन है।